और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। नेपाल में हिंसा के बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए। कर्फ्यू को शुक्रवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है और ऐसे में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 34 पर पहुंच चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, काठमांडू में सेना मुख्यालय के बाहर युवाओं में मारपीट हो गई है। जेनजी के कई गुट प्रधानमंत्री पद के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम आगे कर रहे हैं। अपनी अपनी पसंद को लेकर अब आपस में झगड़ रहे हैं। वहीं गुट अपने दावों को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर का वीडियो है। एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों को पीट रहे हैं। युवा आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। जेनजी आंदोलन के बाद नई अंतरिम सरकार के गठन का दावा करते हुए कई संगठन आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हुए। युवाओं का एक गुट जिसने दावा किया सुशीला कार्की प्रधानमंत्री पद की योग्य ही नहीं, दूसरे गुट ने कुलमन घिसिंग के नाम को आगे बढ़ा दिया और अब तक किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जो युवा नेपाल में क्रांति करने निकले थे वो अब आपस में लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, जेन जी रील बना सकते हैं, पीएम नहीं बना सकते। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से वहां नेपाल में सेना के हेडक्वार्टर के सामने ये जेनजी के अलग अलग गुट आपस में ही भिड़ गए। क्रांति के लिए सड़क पर उतरे थे ये युवा, लेकिन अब कैसे अपनी पसंद का प्रधानमंत्री पहुंचे पद पर, उसी को लेकर एक दूसरे से भिड़ते हुए ये युवा नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए ये युवा नजर आ रहे हैं। जब तक तख्ता पलट करना था, जब तक केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाना था, तब तक ये युवा एक साथ थे, एकजुट थे। लेकिन अब जब वक्त आया है अंतरिम सरकार के नए मुखिया के नाम पर मुहर लगाने का, तब इनमें आपस में ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई है। आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। नेपाल में जेनजी का आंदोलन शांत नहीं हो रहा है और इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थक आज सड़क पर वो उतर आए। प्रदर्शनकारी सत्ता में सेना के हस्तक्षेप को बंद करने की मांग कर रहे हैं। नारे लगा रहे हैं, विदेशी ताकतों से होशियार, हमारा संविधान हमारी शान। इस तरीके के नारे यहां नेपाल में गूंज रहे हैं। तो केपी शर्मा ओली की पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर संविधान बचाओ, देश बचाओ, हमारा संविधान हमारी शान, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। सेना पर निशाना साध रहे हैं केपी शर्मा ओली के समर्थक और कह रहे हैं कि सब कुछ सेना के इशारे पर हो रहा है। सत्ता में सेना का हस्तक्षेप है, उसी को बंद करने के लिए सड़क पर उतरे ये राजनीतिक कार्यकर्ता। वही काठमांडू में आंदोलनकारी युवा कह रहे हैं उन्होंने देश बनाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन अब नेता बनाने के नाम पर राजनीति हो रही है। सबैजना पोलिटिक्स खेल्छ। के हो यो पोलिटिक्स भने यार? पोलिटिक्स भने देश बनाउने होइन र भने यार, के आफ्नो स्वार्थ गर्न पोलिटिक्स खेल्ने हो र? यस्तो पनि पोलिटिक्स हुन्छ? ठुक्छु यार म यस्तो पोलिटिक्स। तो सुना आपने किस तरीके की शिकायतें युवाओं के मन में हैं और युवा कहीं ना कहीं, अब कुछ युवा तो निराश हो रहे हैं और कुछ युवा सड़क पर उतरकर एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। वहीं राजनीतिक कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर रहे हैं और वो सेना का हस्तक्षेप बंद हो सरकार में और साथ ही संविधान बचाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र केएम की एक रिपोर्ट। नेपाल की पूरी कमांड संभाल रहे हैं ये है नेपाल के आर्मी हेडक्वार्टर। ये आर्मी हेडक्वार्टर से जंगी अड्डा भी कहा जाता है और नेपाल का सारा शक्ति अभी इसी में निहित हो गया है। हालांकि इसी के अंतर्गत में सारे लीडर को भी रखा गया है, जो कल तक प्रधानमंत्री थे, जो कल तक मंत्री थे, जो कल तक नेता थे, सारे को यहीं पर सुरक्षित रखा गया है। ये जंगी अड्डा है और देश का अभी सारा सुरक्षा का व्यवस्था भी जंगी अड्डा ही देख रही है। लेकिन अब ये पेचीदा बन गया है कि आने वाला दिन में अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, देश को नेतृत्व कौन करेंगे, लोकतंत्र का जो बहाली है, लोकतंत्र जो बहाली है उसको कायम रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कई तरह का जो है इसमें प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन ये सहज है कि नेपाली सेना जो है समन्वय करने की काम कर रही है। खास करके नई सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा सेना के हेड होते हैं, राष्ट्रपति से भी समन्वय करने का काम कर रहे हैं। ये जंगी अड्डा वही जंगी अड्डा है जिस जंगी अड्डा के अंतर्गत अभी पूरा देश कमांड में है। अब यहाँ आगे जो देख रहे हैं लोग का भीड़, ये जेनजी पुस्ता के कुछ प्रतिनिधि है। अंदर में कुछ जेनजी पुस्ता से बातचीत चल रही है
और उस बातचीत के ये लोग इंतजार में बैठे हैं कि क्या अंदर होने वाली है। ये स्थिति अभी यहाँ का बना हुआ है। कैमरा पर्सन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र KM, ABP न्यूज, काठमांडू। देखिए, नेपाल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बानेश्वर में नेपाली कांग्रेस की नेपाल विद्यार्थी संघ ने प्रदर्शन किया है। हाथों में बाकायदा तख्तियां लेकर विरोध जता रहे हैं। इन तख्तियों पर विदेशी हस्तक्षेप बंद करो, इस तरीके के नारे लिखे हुए हैं। संविधान की रक्षा करो, इस तरीके की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक करो, ये मांग भी लोग नारों के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कहां है, इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे सेना ने राष्ट्रपति को बंधक बना लिया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल नेपाल की जो सियासत है, उस सियासी फिजा में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और वो कंफ्यूजन इन नारों के जरिए भी देखने को सामने आ रहा है कि कैसे लोग चिंतित हैं अपने देश हित को लेकर, लोग चिंतित हैं अपनी संविधान की रक्षा को लेकर, और लोग चिंतित हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर। राष्ट्रपति को सार्वजनिक करो, ये मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। ऐसे नारे भी लोग सड़कों पर लगा रहे हैं, हाथ में पोस्टर लेकर उतरे हुए। तो ये जो जेन जी क्रांति हुई है, नेपाल की शक्लो सूरत इसने बदल दी है। हर जगह विद्रोह की आग से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, और उन्हीं में से एक नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है। 9 सितंबर को आंदोलनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, और उससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, वो देखकर समझा जा सकता है कि इस नुकसान की भरपाई होना आसान नहीं है। इमारत और दस्तावेजों को दुरुस्त करने में अभी लंबा वक्त लगेगा। दिखाते हैं आपको काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट में तबाही की तस्वीरें और ताजा हालात। ABP न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय यानी इंसाफ का वो मंदिर जिस पर हर कोई उम्मीद लगाकर आता है, लेकिन यहाँ सर्वोच्च बचा है, और न्यायालय यानी इंसाफ का जो प्रतीक होता है वो मिट चुका है। काठमांडू में सर्वोच्च न्यायालय के बाहर इस तरह की घटना से ये साबित होता है कि आने वाले केसेस पर कितना खतरनाक असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें संवेदनशील और बहुत गोपनीय और महत्वपूर्ण मुकदमों के डॉक्यूमेंट नष्ट ना हुए हों, और इन तमाम फाइलों को दोबारा से ट्रैक पर लाना ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। 9 सितंबर को गुस्साई भीड़ ने जहां PMO, संसद और तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस और मंत्रालयों के दफ्तरों को आग की भेंट किया, वहीं सर्वोच्च न्यायालय में भी उनका विश्वास शायद नहीं बचा था। इसीलिए भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग को भी आग की भेंट कर दिया। इसमें बहुत से मंत्रियों, बहुत से बड़े बड़े लोगों और महत्वपूर्ण हस्तियों से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड, उनके केसेस का रिकॉर्ड भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही भीड़ का विश्वास नहीं बचा था, भले ही गलती किसी की हुई थी, लेकिन नुकसान तो नेपाल की उसी जनता का हुआ है जो इसी सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए मुद्दतों से, या ये कहें कि बरसों से इंतजार कर रहे होंगे। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, काठमांडू, नेपाल। नेपाल में विद्रोह से हुए नुकसान को लेकर एक और बड़ी खबर है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हार्ड डिस्क गायब हो गई है। 100 से ज्यादा कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क गायब होने की खबर सामने आ रही है। ABP न्यूज को नेपाल के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने खास बातचीत में बताया, और ये शक जताया कि साजिशन आग लगाई गई है, इसकी आशंका भी जताई गई है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये कब तक हुआ, ये काम क्लियर कर दिया जाएगा, और क्या नुकसान यहाँ पर हुआ था? नुकसानी अभी हम सब सर्वे कर चुके हैं। हमारे जितने स्टोरीज है 6 तला है, उसमें से ग्राउंड फ्लोर का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप है, वो सब ले गए हैं, वो लोग सब नष्ट कर दिए हैं। उनमें से ऐसा है कि लगता है कि कोई प्री प्लान है। जो CPU में ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव, वो नहीं है, वो सब लेकर गए हैं। हार्ड डिस्क निकालकर CPU जला दिया गया। हाँ, CPU ज़्यादातर CPU यहाँ ले आके जला दिया। अंदाजन कितनी हार्ड डिस्क गायब की गई हैं? लगभग 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है।
सभी की हार्ड डिस्क निकाली गई है। सब पे हार्ड डिस्क निकाली गई। मैं तो संजीव जी कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से जो भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे उनका रिकॉर्ड इस तरह नष्ट होने से आपके दफ्तर की जो आगे कामकाज है वो प्रभावित होगा। तो जरूर प्रभावित होगा, लेकिन हम अभी पिक्चर सब क्लियर नहीं है। हमारा जो मैनुअली रिकॉर्ड है वो शायद यही है, और हमारा जो डाटा सेंटर में जो सिस्टम है आईटी सिस्टम के, उसके हिसाब से हम वो रिड्राइव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा हार्ड डिस्क गायब की गई हैं, सीपीयू को जलाया गया है और अटॉर्नी जनरल का सारा रिकॉर्ड उन हार्ड डिस्क में था, लेकिन उसकी कापियां यानी उसका बैकअप जो है सर्वर पर और सुप्रीम कोर्ट में भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा ये अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है कि ये सब साजिशन किया गया हो। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, काठमांडू। दरअसल नेपाल के अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नजदीक है और जब भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो उसके साथ ही रेलिंग को पार करके अटॉर्नी जनरल के दफ्तर पर भी धावा बोल दिया। जमकर वहां पर भी तबाही हुई है, भारी नुकसान हुआ है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज़ संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक और रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में, जिसे हिंसक भीड़ ने अपना शिकार बनाया था। गाड़ियों को जला दिया गया था, सारे अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आग लगाई गई थी, लेकिन अब उसे दोबारा से चालू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये गवाही है कि एक बार फिर से नेपाल में सब चीज़ों को ट्रैक पर लाने का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बगल में ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, जहां पर तोड़फोड़ के बाद भारी नुकसान किया गया था। जितने वाहन खड़े थे उनको आग लगा दी गई थी और बिल्डिंग के अंदर घुसकर गुस्साई भीड़ ने सारे सामान को तोड़ के रख दिया था। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है, सारे सरकारी केसेस की फाइलें वहां पर होती हैं और सरकार की तरफ से जितने भी केस लड़े जाते हैं उसमें क्या पक्ष रखना है क्या पक्ष नहीं रखना है, वो तमाम रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में था। लेकिन अब उसमें से कुछ बच पाया है या नहीं ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन तमाम लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो ये देखिए इस तरफ ये मलबे का ढेर, ये सारा अंदर से जितना भी कंक्रीट निकाला जा रहा है उस कंक्रीट को टूटे हुए कांच और भारी मलबा बाहर इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो सरकारी कार्यालय थे अंदर के, उसकी हालत देखिए क्या हुई है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस रूम की सभी चेयर्स जलकर खाक हो गई हैं। ये एक हॉल था, ऑडिटोरियम था छोटा, ये देखिए सिर्फ लोहे के फ्रेम कुर्सियों के बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। इसमें लगी आग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का वही हाल है जो लगभग सुप्रीम कोर्ट का हाल है। काठमांडू में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का भी एक परिवार फंसा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले कारोबारी जो हैं उमेश सारस्वत परिवार के साथ नेपाल घूमने गए। 8 सितंबर को सभी लोग काठमांडू पहुंचे और हिंसा के बाद वहीं फंस गए। उमेश सारस्वत के साथ उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग वहां के एक होटल में ठहरे हुए हैं। कल दिल्ली के लिए फ्लाइट को उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। गाजियाबाद में रह रहा कारोबारी का परिवार अब चिंतित है। को काठमांडू आए तो यहाँ का आगे पता लगा झगड़े शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए बहुत ज्यादा। नीचे बिल्कुल तांडव था पब्लिक का, सामने बिल्डिंग जलाई जा रही थी। हम लोग डरे सहमे होटल में छुप के रहे, यहाँ पे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमारी कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे, होटल वालों ने बहुत हेल्प की है। वो 5 सितंबर को गए थे और तब चीजें सारी सिचुएशंस नॉर्मल थी। बाकी चीजें 8 सितंबर को चीजें थोड़ी सीरियस हो गई थी जब प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट पर जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। होटल से निकलना पार मुश्किल हो गया था, कहीं जाना, सब चीजें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं, एयरपोर्ट भी ब्लॉक हो गया था। तो उसके चलते वो पिछले 2 दिनों से होटल में ही रुके हुए। इधर नेपाल में हिंसा के बाद भारत में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार के रक्सौल में नेपाल से आ रहे लोगों की सख्त चेकिंग की जा रही है। हालांकि गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री की एक रिपोर्ट देखिए आप। कैसे सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, सावधानी किस तरह बरती जा रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये स्कैनिंग मशीन रखा गया है ताकि जो भी व्यक्ति भारत आ रहे हैं नेपाल से बैग्स लेकर के या कोई भी सामान लेकर के, उसको इस स्कैनिंग मशीन पे रखा जा रहा है और दूसरे साइड से इसको मतलब लेकर जा सकते हैं। इसमें
ख़ास तौर पर उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि क्या कहीं कोई एक्सप्लोसिव सामान तो नहीं है, कोई आर्म्स तो नहीं है बैग में। नेपाल से जो लोग आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव कोई भी सामान नहीं, और ऐसे में पाबंदी इन चीज़ों की है। अब जैसे आप इनको देख सकते हैं, एक एक बैग जो ये लेकर नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जो भी लोग रुके हुए थे उनको कागज़ के साथ उनके बैग्स की चेकिंग की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर से। और इस तरीके से जब बैग चेक हो जा रहा है उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने की इजाज़त मिल रही है। ये तस्वीर है। इसके अलावा किस तरीके से लोग जिनको अब नेपाल जाना है, चूँकि वहाँ से तो लोग आ पा रहे हैं, भारत में रहने वाले लोग या जो नेपाली भारत में फंस गए थे उनकी किस तरीके की स्थिति है ये भी आप देख सकते हैं। जो लोग एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।